ऐसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी सेना लगी हुई है, क्योंकि पुलिस के हाथ से बात अब निकल चुकी है। अब सेना कम से कम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के रेजिडेंस को बचा ले, इतनी कोशिश वहां फिलहाल हो रही है। हेलीकॉप्टर भी हवा में घूम रहे हैं। ये भी चर्चाएं कि हेलीकॉप्टर से भी एयरपोर्ट तक जाने के प्रयास मंत्री या प्रधानमंत्री कर सकते हैं। एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है। काठमांडू एयरपोर्ट पर फिलहाल कोई आवाजाही नहीं हो रही है। कितनी देर ये विरोध आपको लगता है केपी शर्मा ओली सस्टेन कर सकते हैं? राहुल जी, देखिए, ये तो तय हो गया। अब जिस तरह का वहाँ पे माहौल है वो बिल्कुल तय हो गया कि जो ओली हैं उनको जाना पड़ेगा, इस सरकार को गिरना होगा। उसके बाद क्या स्थिति उभरती है, क्या सेना जो है फिलहाल के लिए इसमें हमारा कोई रोल हो सकता है क्या? मतलब देखिए, शेख हसीना ने भारत से शरण मांगी, मेरे हिसाब से ओली भारत नहीं आने वाला जो, और ऐसा भी बहुत ज्यादा कोई ओली के साथ बहुत भारत की कोई घनिष्ठ जो मित्रता नहीं है। पहले भी ये बात हो रही थी कि दुबई जा रहे हैं। अब दुबई किसके उस पर जा रहे हैं, क्या चीन उनको दुबई लेके जा रहा है क्योंकि चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, या कोई और लेके जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय सेना और नेपाली सेना का बहुत अच्छा संबंध है, तो ऐसे में अगर नेपाली सेना कोई भारत से जो है वो मदद मांगती है तो भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है इसमें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी स्थिति आएगी। सेना छोड़ना क्यों देश? आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, लोग नाराज हैं, इस्तीफा भी देंगे तो इस्तीफा देने के बाद तो उनके पास पावर और नहीं रहेगी। और ऐसे में लोग जिस तरह उग्र हैं नेपाल में, क्या आपको लगता है वो सेफ रहेंगे? वो इस्तीफा भी तब देंगे जब उनको छोड़ने की, बाहर जाने की व्यवस्था के बाद, क्योंकि यदि इस्तीफा दे दिया तो उनका बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ये तो आमतौर पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं रह सकते। होता है, गुस्सा होता है लोगों का, लेकिन अगर वो त्यागपत्र देकर हट जाएं तो कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब किसी देश में उथल पुथल करानी होती है, इस्टेब्लिशमेंट को चेंज करना होता है, तो जिस फॉरेन हैंड पर हम लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे ही काम करता है। वो सेफ पैसेज दिलाता है उस सरकार को, वो बाकायदा एक नई ऐसी जिसको एडहॉक गवर्नमेंट है, एडहॉक इस्टेब्लिशमेंट है, उसको क्रिएट करता है। और देखिए, एक बात मैं कहूँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि डीप स्टेट या फॉरेन हैंड तब काम करता है जब कोई वहां मौका हो, कोई मुद्दा हो। ऐसा नहीं होता। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा था। टेक्सटाइल मार्केट के मामले में कमाल हो गया था। कमाल मतलब प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से वो बेहतर हो गया था। श्रीलंका, वहां मुद्दा दूसरा था, लेकिन इस तरह का मुद्दा नहीं था। नेपाल में आपके पॉलिटिकल पार्टीज का कोई अपोजिशन नहीं था। यानी तीनों जगह अगर देखें तो तीन अलग अलग सिनेरियो थे, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड था उसको फॉरेन हैंड पकड़ते हैं। और देखिए, एक बात जब हम लोग कह रहे हैं ना, तो भारतीय संदर्भों में देख लीजिए ना, इल्तिजा मुफ्ती की वो पोस्ट अभी चलानी चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती ने जब बांग्लादेश में ढाका में राष्ट्रपति के घर में लोग घुस गए और अभद्र तरीके से महिलाओं के वस्त्र लेकर निकले और स्विमिंग पूल में कूद गए, श्रीलंका में कोलंबो में कूद गए, तो इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा, अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, मैं उसको हिंदी में बोल रहा हूं, कि मेरी एक दोस्त ने पूछा कि 7 लोक कल्याण मार्ग में स्विमिंग पूल है? ये महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने किया। ढेर सारे लोगों ने कहा, और हमारे जिनको हम देखते हैं और बड़ा वो मुंह बनाकर देश में हर तरह की अच्छी अच्छी बात करते दिखते हैं, वो क्या पूछते हैं? वो कहते हैं, क्या ढाका मॉडल नहीं हो सकता है? तो जो विपक्ष के नेताओं ने खुल के कहा कि जो मैं वही कह रहा हूं, मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटेगा तो बांग्लादेश बन जाएगा। और यहां नरेंद्र मोदी खुद ही उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी लड़ाई को लेकर वो यहां तक पहुंचे हैं। और एक तरह से कहें तो जो उनको मैंडेट मिलता रहा है, वो मैंडेट भी उसी वजह से मिलता रहा है। लेकिन भारत की जनता इतने सब के बाद अगर कहीं गड़बड़ हुई तो तुरंत दूसरे को। मुझे एक बात आप बताइए, आप कह रहे हैं फॉरेन हैंड क्लियर है इसमें, बांग्लादेश में निश्चित तौर पर, नेपाल में भी लोग। अब बीजेपी तो कहती है ये प्रयास भारत में भी किए गए हैं। देखिए, ये प्रयास तो लगातार भारत में चल रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, जब आप ये कहते हैं जो इलेक्शन कमीशन दुनिया भर के देशों को चुनाव कराना अच्छे से मतदान तक और मतदान के बाद परिणाम तक ले जाता, उसको आप करेंगे नहीं, ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। जब आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जो रोस्टर के लिए बैठे थे, आप उनको कहते हैं कि ये तो देखो, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलकर आते हैं, तो इस तरह की चीजें आप क्रिएट करते हैं। फिर जब आप कहते हैं कि देखो, चुनाव आयोग पहले कैसे चुना जाता था, जज को हटा दिया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। यानी इस तरह के फॉल्स नैरेटिव आप जनता के सामने रखते हैं, फिर उसको किसी समय लगता है कि हाँ भाई कुछ ठीक है क्या। अब देखिए, महादेवपुरा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे वो 52 विधानसभा क्षेत्र हो जहां ये कहते थे कि मत बढ़े और भाजपा जीत गई, जबकि सच क्या है, 83 में से 52 में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जीती हुई।
तो सवाल यहां यही है कि क्या इस तरह का भ्रम, इस तरह का माहौल वो भारत के लिए खतरा है? बिल्कुल है। हम इससे निपट लेते हैं, बिल्कुल निपट लेते हैं कि हम मूलतः लोकतांत्रिक लोग हैं, आदतन लोकतांत्रिक। लेकिन अब इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए ना, जरा भारत और उसके पड़ोस का नक्शा अपने दिमाग में बनाइए। इधर पाकिस्तान जलता रहता है, वहां पर कठपुतली सरकार है, सेना की वहां पे कठपुतली भी सरकार करप्शन है, का इशू है, जो वहां भी करप्शन बड़ा इशू बिल्कुल। लेकिन सेना में आपने- करप्शन और बाकी जगह इशू। आपने सत्ता गलत तरीकों से हथिया ली, इमरान खान को जेल में डाल करके। नेपाल में जो हो रहा है, आप हमारे नॉर्थ में वो देख रहे हैं। आप इधर, आप बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है। बांग्लादेश में रातों रात भागना पड़ गया शेख हसीना को। इतनी मजबूत प्रधानमंत्री थी जिसके ऊपर डिक्टेटरशिप का आरोप लगाता था, वो एक दिन में इतनी कमजोर हो गई कि उसको भारत भाग करके आना पड़ा। ऐसा क्या हो गया था? श्रीलंका में ऐसा क्या हो गया कि सेना धरी की धरी रह गई और राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए लोग, कोई रोकने वाला नहीं है। म्यांमार जल रहा है, सिविल वॉर चल रही है। भारत का सारा पड़ोस अशांत है। इसके बीच में भारत में एक स्थिर मजबूत सरकार है, लेकिन बहुत मौका जो है वो तलाशा जा रहा है कि क्या भारत में भी कोई आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। ये जो विपक्ष और राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया, शेख हसीना के साथ अगर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था तो वो यही था कि ऑपोजिशन ने उनके वहां का जो इलेक्टोरल सिस्टम था, चुनावी तंत्र था, उसको कॉम्प्रोमाइज एक तरीके से जनता की निगाह में साबित करने की कोशिश की। हमारे यहाँ भी वही हो रहा है। मैं आपको बोला कि ये एक सिस्टम, उसी बात पे मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसको पहले डिस्क्रेडिट करें। ये पहला तरीका है डिस्क्रेडिट करने के लिए। यदि डेमोक्रेसी है तो उसका इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दें, जो शेख हसीना के साथ हुआ। और वहीं यहाँ भी हम वही कर रहे हैं ना कि डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि 100% इलेक्शन सिस्टम ठीक होगा। हो सकता है बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हों, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, उनको सुधारना और पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को या इलेक्टोरल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करना, ये खतरनाक मुद्दा है। और मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे अभी हर्ष जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस देश के लिए वार्निंग की तरह से समझना चाहिए इसको कि करप्शन और नेपोटिज्म, वंशवाद जिसे आप यहाँ पर बोलते हैं, उन दोनों के लिए ये सब कुछ हो रहा है। पूरा ये नेपाल इन्हीं बीमारियों को हटाने के लिए हो रहा है। पाकिस्तान में भी वो कमोबेश वो का वही हो रहा है। तो यहाँ भारत में मौजूदा सरकार उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। तो ये वार्निंग के तौर पर भी देखना चाहिए कि ये दूसरों से समझ जाए कि कभी ऐसा माहौल बने कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और डीप स्टेट को हम बहुत मजबूत हैं, हमारा डीएनए डेमोक्रेटिक है कि जब भी बदलना होता है तो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से बदलते हैं। दो और बातें ना, एक ही मतलब अगर बीमारी फैलने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपके सामने ऐसा कोई मोर्चा आ जाता है, कोई ऐसा मौका है, तो एक तो आप उससे टैकल कैसे करते हैं? हाँ। किसान आंदोलन में बहुत दिल्ली घिरी हुई थी, 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर घिरे हुए थे, लेकिन कोई फोर्स यूज नहीं की जी। साफ निर्देश थे। लाल किले पर चले गए थे प्रदर्शनकारी, बात नहीं थी, लाठी भी नहीं चलाई थी सरकार की तरफ से। वो बड़ा रिस्ट्रेंट था। बिल्कुल। तो ये भी एक तरीका है हैंडल करने का। यहां पर एक दिन में 15 लोग मर गए, और ये भी बच्चे ही हैं, बहुत छोटी उम्र के लड़के लड़कियां हैं। 15 लोग एक दिन में मर गए। लोगों का गुस्सा और टूट गया है। और दूसरा, आपकी सरकार अगर पहले ही क्रेडिबिलिटी कम रखती है, विश्वसनीयता है ही नहीं, तो फिर जल्दी आग पकड़ती है। भारत में इस वक्त जो सत्ता में है प्रधानमंत्री, उनकी सरकार, उनकी उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, इसलिए आरोप चिपकते नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जनता के साथ संवाद करते रहते हैं। आप मन की बात देखिए, हर महीने आप प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं। जनता के लिए कितनी सुविधा दी जा सकती है, सरकार लगातार वो देती जा रही है। और मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जो परफॉर्मेंस रहा है, देश की जनता का प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक विश्वास और आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी है उसके बाद से। और वहीं आप अगर पड़ोसी देशों की हालत देखेंगे तो किस तरीके से वहाँ राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, किस तरीके से भ्रष्टाचार, करप्शन। बात पूरी कर लीजिएगा। हम प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे, उन्हीं की तस्वीरें आ रही हैं। वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे कर रहे हैं। इस बार के इस मानसून के सीजन में, बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही मची है, खासकर हिमाचल। वैसे तो पूरे उत्तर भारत में बाढ़ बारिश का कहर रहा है, गुजरात तक इसका असर देखने को मिला। पंजाब डूबा, कई जिले डूब गए, हरियाणा में बहुत विपदा आई हुई है, दिल्ली में इलाके, जमुना के बेल्ट वाले इलाकों में से हजारों लोगों को हटाना पड़ा है। लेकिन हिमाचल में तो त्रासदी ही हुई है इस बार। और वो इस वक्त एक हवाई सर्वे कर रहे हैं। पंजाब में भी जाएंगे, गुरदासपुर जाएंगे जी। और राहुल जी हमें बताते रहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार कैसा कहर टूटा। बिल्कुल, वहाँ पे देखिए, एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे सड़कें मुश्किल से बनती हैं, और वो सड़कें जब बह जाती हैं तो और दिक्कत होती है। और वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो सड़क मार्ग से ही ज़्यादा कनेक्टिविटी है।
और रेल मार्ग जो वहाँ के ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पे बिल्कुल भी रेल मार्ग नहीं है। और दूसरा जो हवाई मार्ग है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि वहाँ मौसम ऐसा रहता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप हर जगह नहीं जा हर जगह आप जा सकते हैं। और ऐसे में हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे वैसे भी एक छोटी स्टेट है और उसका बजट भी उतना ही छोटा है, और वहाँ पानी देखिए साहब। और ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और उसके जो मैदानी इलाके हैं, कांगड़ा, ऊना, मंडी, ये सारे जो इलाके हैं ये सारे एग्रीकल्चर लैंड भी है, और वहाँ पे जब तबाही होती है तो बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे किसान जो हैं वो उनको दिक्कत आती है। और जो पहाड़ी ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे सेब की फसलें इस वक्त जो है अटकी हुई हैं, वो ट्रक जो है आगे नहीं जा पा रहे, तो वहाँ पर जो किसानों को नुकसान हो रहा है वो भी बहुत बड़ा नुकसान। और प्रधानमंत्री तो जब एससीओ समिट से लौटे थे उसी शाम मेरे ख्याल में उन्होंने पहले भगवंत मान से बात की थी, क्योंकि पंजाब में बहुत बुरा हाल है इस वक्त। अब वो इसके बाद पंजाब भी जाएंगे, तो ये तो एक साझा ही एफर्ट होना पड़ेगा राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का। इस बार बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत है इन राज्यों की। देखिए, प्रधानमंत्री ने सुबह वोटिंग के उपराष्ट्रपति चुनाव में तुरंत बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने निकल गए। राहुल गांधी भी बिहार यात्रा के बाद पंजाब जा सकते थे ना। पंजाब में तो भाई उनको इतना समर्थन दिया, लोकसभा में इनकी सीटें आई है, सरकार में रहे। राहुल गांधी बिहार से लौटते पंजाब चले जाते, हिमाचल में तो उनकी सरकार है, सब कुछ तो उन्हीं के मुख्यमंत्री है ना, तो वो हिमाचल जाके हालचाल पूछते। हिमाचल के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगते और बताते कि भाई हिमाचल में, पंजाब में आया है, इसमें हम विपक्ष क्या मदद कर सकता है और क्या हम चाहते हैं आपको लेकर। तो राहुल गांधी दौरा कर सकते थे, राजस्थान वो जा सकते थे। आप मलेशिया चले जाते हो आने के बाद और बाढ़ प्रभावित का चिंता नहीं करते हो। मुझे लग रहा बताया था कि नेता और नेता के अंदर फर्क दिखता है कि कौन नेता कितनी कर रहा है। प्रधानमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की चिंता करेंगे, लेकिन आप भी तो विपक्ष के नेता हो, और पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। देखिए, ये प्रधानमंत्री का काम है, हमको ऐसे कहना चाहिए। नहीं, जैसे किसी मुख्यमंत्री का काम है, उसकी जिम्मेदारी है, ये देश के प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी। मैं आप ही की बात पर आगे बात कर रहा हूं, लेकिन जो अदरवाइज जो इस सरकार में नहीं है उसका भी कोई रोल हो सकता है ना। जैसे बीजेपी कहा जाता है, हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि ये बीजेपी को और कृषि मंत्री को आपने देखा था, शिवराज सिंह चौहान को घुटनों घुटनों तक पानी में खेत में खड़े हुए थे। सीधा डायरेक्शन है कि अगर पॉलिटिकल भी कह लें कि आपकी इसमें आपकी पॉलिटिक्स ही है इसमें, कि भाई इस प्रदेश में आपको जन समर्थन कम मिलता है, वो इस वक्त परेशानी में है, जी जान से जुड़ जाओ, कि उन लोगों को याद रहे कि हम जब परेशान थे तो ये लोग हमारे साथ खड़े थे। निर्देश दिया हिमाचल है, हिमाचल में जो है इस वक्त राजस्व घाटा अनुदान जो है उसकी किस्त जानी है, मेरे ख्याल से केंद्र को देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है वो सैलरी का संकट उभरा हुआ है। मैं कह रहा था जो वो बात कर रहा था राहुल गांधी वाली, बिल्कुल आप कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सरकार, हिमाचल तो आपकी सरकार है, आप क्या गए अपने मुख्यमंत्री से मिलने, प्रभावित क्षेत्रों का आपने दौरा किया, क्या आप पंजाब में गए? पंजाब में आप सरकार में रहे हो और आप तो कह रहे हो कि अगली बार हम सत्ता बनाने वाले चुनाव के बाद, वहां भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं है, तो आप पंजाब में अंदर चले जाते हैं। तो विपक्ष के नेता के रूप में, एक राष्ट्र के नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में आपको राहुल गांधी को जाना चाहिए था। सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आपको वहां पर भेजना चाहिए था। क्या कर्नाटका ने कोई मदद भेजी कि अपने सारे विधायकों की और सांसदों की 1 महीने की सैलरी अब हिमाचल सरकार को देते हैं? क्या 99 सांसद है राहुल गांधी के कांग्रेस के, क्या 99 सांसदों ने अपने 1 महीने की तनख्वाह चाहे तो वो दे सकते हैं? हरियाणा की सरकार दे रही है, तो बिल्कुल आप देते ना अपनी सैलरी 1 महीने की, कि भैया हिमाचल सरकार को दे रहे हैं, वहां पर हमारी सरकार है, तो आप मदद कीजिए। आपसे भी यह कहना कि प्रधानमंत्री से वो उम्मीद करते हैं, प्रधानमंत्री तो करेंगे जो करना है, लेकिन आपकी क्या भूमिका, इसी समय तो जनता देखती है कि आपदा में आप कितने जनता के साथ आ रहे हो। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए। आप विदेश चले जाते हो, कोई मीटिंग और समझ में आता है, कोई मीटिंग नहीं है, कुछ नहीं, आप विदेश चले गए, आज आप वोटिंग करने जरूर आ गए हो, उसके बाद अभी भी समय है कि राहुल गांधी चले जाए वहां पर। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी। अजीब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लोग फिर कहते हैं कि भाई मीडिया हमेशा नेगेटिव लाइट पे दिखाता है हमको। एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है, इसकी बात हम लोग पहले कर ले। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हम लगातार ये बात कर रहे थे कितनी देर आखिर वो जो होकर ही रहने वाला है उसे टाल सकते हैं, तो अब उनको लगा कि हालात बहुत खराब हो जाएंगे, उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा है। अब उम्मीद करते हैं कि यह आंदोलन भी शांत होगा, नहीं तो जिस तरीके से नेता मंत्री सब निशाने पर हैं इस भीड़ के, कोई जगह सेफ नहीं है उनके लिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो गया है, ये बहुत बड़ी खबर है, ये इन प्रदर्शनकारियों की पहली मांग है। और इसमें भी कहा गया है कि वहां के आर्मी के चीफ ने ओली को इस्तीफा देने को कहा, सेना ने मजबूर किया है, सेना ने कहा है कि आप इस्तीफा दें। तो ये भी बड़ी बात होगी, एक बार ये पुष्टि हो जाए इस बात की तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आखिरकार केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है,
कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, कोई किसी व्यक्ति को तुरंत इंटरिम चार्ज दे दिया जाता है, या फिर जल्द चुनाव होंगे नेपाल में? सारी सूरतें इस वक्त खुली हुई हैं त्रिपाठी जी। हालांकि इंटरिम चार्ज किसी को देना बड़ा ठीक नहीं है। इतनी उम्र के बाद भी यूनुस जो है कुर्सी छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब 26 में जाकर चुनाव कराएंगे तो बेहतर ये होगा कि सभी राजनीतिक दल एक साथ बैठे, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलें, उनकी मांग पर बात करें, लेकिन सारे राजनीतिक दलों को राजा के साथ, और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है जो उनके साथ उनके समर्थक के तौर पर देखी जाती है, उन सब को मिलकर तुरंत चुनाव कराने की बात करनी चाहिए, नंबर 1। भ्रष्टाचार पर क्या एक्शन होगा उसकी बात करनी चाहिए, नंबर 2। और जो सबसे बड़ी बात है कि इन छात्रों के साथ संवेदनशील तरीके से कैसे आप उन मुद्दों को सुलझाएंगे, उस पर आगे मैं अभी केवल इमीडिएट जो डेवलपमेट होगी आगे उसकी बात करना चाहता हूं आपसे। भाई आप कोई व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, कोई तो प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों की एक अंतरिम सरकार बनेगी। जब आप किसी एक को इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो वो सत्ता अपने कब्जे में लेने की कोशिश। इस वक्त नेपाल से हमारे साथ हमारी साथी गोनिका अरोड़ा जुड़ गई हैं। गोनिका, बड़ी खबर है, केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। जी, अभी रिसेंटली ही इंफॉर्मेशन आया है। मोनिका जी माफ कीजिएगा, मोनिका जी जुड़िए हमारे साथ। जी, अभी रिसेंटली इंफॉर्मेशन आया है, प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन दिया है करके। अभी आधिकारिक रूप से अब इसके बाद क्या होगा वो इंफॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन का न्यूज़ आ रहा है। तो आपको लगता है इससे ये आंदोलनकारी कुछ शांत होंगे? अब कुछ एक निकास तो देना ही था नेपाल सरकार के तरफ से भी और आंदोलनकारी के तरफ से भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षति हो चुका है और जिस तरीके से आंदोलन कल से ही बेकाबू हो रही थी, स्वाभाविक रूप से ये कदम लेना ही पड़ता और उन्होंने लिया, टाइम से ही लिया, क्योंकि 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने राजीनामा दिया है। और जहाँ तक अब लगता है कि कुछ ना कुछ निकास के तरफ जाएगा देश। और जो जीएनजी पुस्ता द्वारा आंदोलन कल से ही जारी है, वो लोग भी थोड़ा संयमित रहेंगे, क्योंकि पिछले समय जिस तरीके का नेपाल भर चल रहा है उसके लिए भी ये करना जरूरी था और अब हो सकता है कि वो लोग थोड़ा संयमित रहें। मोनिका, अब सवाल ये कि क्या व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था क्या दी जाएगी? कोई तो सरकार में रहेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सारे नेताओं के खिलाफ गुस्सा है इन आंदोलनकारियों का। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है या सत्ता पक्ष कौन है, प्रतिपक्ष कौन है। यहाँ पे सब नेता, इवन पूर्व राष्ट्रपति के घर भी जलाए जा रहे हैं, सब नेता के घर जलाए जा रहे हैं और सरकारी कार्यालय भी तोड़फोड़ हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं संसद भवन, सिंह दरबार जैसे संवेदनशील जगहों में भी तोड़फोड़ हो गई है और आंदोलनकारी वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अब डेफिनेटली जो जीएनजी पुस्ता है या फिर ये नए पुस्ता है, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि पुराने लोग नेतृत्व पे आए, लेकिन अभी तुरंत रिसेंटली या आज या कल में ही ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखता है नेपाल में कि पुराने राजनीतिक दल को बाइकआउट करके नया किसी को ला के बैठाया जाए या फिर नया कोई थर्ड लोग को ला के बैठाया जाए। अब इस पे बहस शुरू होगा स्वाभाविक रूप से। अब जितने भी लोग हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर ने राजीनामा दे दिया है, उसके बाद तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष छोड़ के सब लोगों का मीटिंग बैठेगा और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। अभी फिलहाल तुरंत कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि राजनीतिक नेतृत्व तो जो ले रहे थे उनके बाद कोई नया आएगा और वो सत्ता संभालेगा, ऐसा कोई भी नया। मोनिका, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ न्यूज एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि केपी शर्मा ओली ने जो आर्मी चीफ हैं उनसे कहा हालात संभालने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपको अब आप मुझे सुन पा रही हैं मोनिका? जी। मैं कह रहा हूं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि केपी शर्मा ओली ने सेना प्रमुख से हालात संभालने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सेना भी कुछ नहीं कर सकती। तो आर्मी चीफ के कहने पर केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। क्या ये खबर ठीक लगती है आपको? नहीं, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। जब तक आधिकारिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, सोशल मीडिया के कहने पे या फिर किसी के कहने पे हम लोग उस चीज़ को नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये है कि एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह पे आर्मी ने वहाँ पे अपना सिक्योरिटी दिया हुआ है और डिफरेंट जगह पे भी आर्मी है। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि सेना का और प्रधानमंत्री का बातचीत हुआ और सेना ने ऐसा सजेशन दिया होगा। डेफिनेटली ऐसा बात हुआ होगा, डिफरेंट जगह से लोग सजेशन दे रहे हैं,
प्राइम मिनिस्टर को सोशल मीडिया के थ्रू भी दे रहे हैं। जितने भी नेपाल में लोग हैं, नेपाल से बाहर लोग हैं, वो लोग भी संयमित होने के लिए और प्राइम मिनिस्टर को राजीनामा देने के लिए वो लोग बात कर रहे थे। लेकिन अभी आधिकारिक तौर से कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। मैं अभी भी अपडेट पे हूँ। अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के ओर से भी एक मैसेज आया है, बस रिजाइन का ही मैसेज आया है। उस पे ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि मतलब इन्होंने बोला है या फिर इसने कहा है। बस इतना ही कहा गया है कि जिस तरीके की माहौल है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिजाइन दिया है। अच्छा, इस सब के बीच में जो राज परिवार की शख्सियत है राजा ज्ञानेंद्र जी, वो कहाँ रहे? उनके बारे में कुछ पता चला? जी, उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाला हुआ था, संयमित रहने के लिए उन्होंने भी अपील किया हुआ था, लेकिन उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कोई भी ऐसा कुछ दिखा नहीं। आज दोपहर में थोड़ी देर पहले ही उन्होंने एक विज्ञप्ति निकाला हुआ था उनके ओर से, और उसमें भी बस उन्होंने यही कहा था कि संयमित रहें और तो इसके बारे में सोचे, और जो जीएनजी पुस्ता द्वारा जो मांग की गई थी इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करें। उन्होंने कुछ ऐसा आधिकारिक तरीके से या फिर ठोस तरीके से कुछ नहीं बताया। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं, इनकी क्या सोच है राज परिवार या राजशाही के बारे में? ऐसा तो कुछ नहीं लगता है राज परिवार की तरफ पे ये लोग थोड़ा जाएंगे या फिर ये लोग चाहते हैं कि राजतंत्र फिर से वापस आए। मुझे नहीं लगता है, या फिर नेपाल में ऐसा कोई माहौल भी नहीं है। और कल जीएनजी पुस्ता द्वारा जो आंदोलन किया गया था उस पे भी ऐसा नारा कुछ भी नहीं था। वो लोग केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ के मुद्दे पे थे, और जो जितने भी पुराने नेता हैं जो जिनका एक उम्र हो चुका है उन लोग द्वारा ये राष्ट्र अब नहीं बन पाएगा, नए जनरेशन को भी शामिल करना पड़ेगा, ऐसा मांग था। लेकिन राज परिवार को लेके ऐसा नेपाल में कोई भी अभी फिलहाल रिसेंटली ये आंदोलन में तो मुद्दा नहीं उठा हुआ है कि राजा वापस आएंगे या फिर राजा नेपाल को लीड करेंगे। ऐसा कुछ दिखने में नहीं आ रहा। ये जो काठमांडू के मेयर हैं बालेंद्र साहा, इनका कोई रोल रहा है इस प्रोटेस्ट में क्या? देखिए, अब आधिकारिक रूप से तो मैं ये नहीं बता सकती हूँ कि उनका रोल है या नहीं है, लेकिन जो आंदोलन में आए हुए युवा पुस्ता है वो लोग चाहते हैं कि बालेन इसको लीड करे। उन लोगों ने दो तीन चीज़ें भी ऐसी चलाई थी कि अगर 2 बजे तक तुम अगर नहीं आते हो रिजाइन देके तो उसके बाद तुम कभी मत आना, इस टाइम पे भी अगर तुम हम लोग को साथ नहीं दोगे तो तुम कब आओगे, इस टाइप का इन लोगों ने हैशटैग वगैरह चलाया हुआ भी था। और स्टेटस के मार्फत भी इस टाइप का थोड़ा इनडायरेक्ट वैसे बालेन को प्रेशर भी दे रहे थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बालेन अब या फिर तुरंत आज या कल में ही रिजाइन देके वो आ जाएंगे, क्योंकि माहौल ऐसी नहीं है नेपाल में कि कोई भी तुरंत लीड ले लेगा। अब देखिए, युवा पुस्ता जो जीएनजी पुस्ता है, जिसको बोला जाता है कि ये कम उम्र के लोग हैं, 28 साल के से नीचे के लोग हैं, वो लोग डेफिनेटली कहीं ना कहीं बालेन के ओर थोड़ा झुकाव रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बालेन आज के कल ही देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि अब कुछ भी नया कोर्स बनेगा उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो इस पूरे आंदोलन की क्या कोई लीडरशिप, कोई नेतृत्व उभरा अभी तक? नहीं, अभी तक खुल के कोई भी नहीं आया है। ये स्वतःस्फूर्त रूप से आंदोलन किया गया है जीएनजी पुस्ता द्वारा। इस पे देखिए, मैं आपको मोनिका एक मिनट रोकता हूं। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने पीटा है। मतलब वित्त मंत्री जो नेपाल के हैं वो प्रदर्शनकारियों के हत्थे चढ़ गए और उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कुछ विजुअल्स भी हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं। आप देखिए, इसमें एक व्यक्ति, ये वित्त मंत्री हैं जो आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भीड़ इनको पकड़ लेती है, भीड़ इनकी पिटाई कर रही है। ये हालात हैं इस वक्त नेपाल में। नेपाल के वित्त मंत्री की पिटाई कर दी गई, सड़क पर वो दौड़ रहे हैं और भीड़ उनका पीछा कर रही है। वो बचने के लिए भागते हैं, कोई लात से मार रहा है, कोई घुसे मार रहा है। ये देखिए, जो व्यक्ति जिसकी पिटाई होती हुई आपको दिख रही है वो बताए जा रहे हैं ये वित्त मंत्री हैं नेपाल के। तो ये हालात हैं इस वक्त, इतना गुस्सा इन लोगों में, प्रदर्शनकारियों में। वहां की जो रूलिंग क्लास है, पॉलिटिकल क्लास है, उसके खिलाफ कितनी नाराजगी है ये पता लगता है इन तस्वीरों से। और इसी पर हमारे सहयोगी पी राघवन, उनकी एक लाइव रिपोर्ट आ रही है, लाइव रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। वो काठमांडू में है, प्रदर्शनकारियों के बीच में। मौजूद राष्ट्रपति भवन पर भी फिलहाल हलचल देखने को मिल रही है। इस तरफ दोनों ही जो मेन रोड है उस तरफ दोनों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि कोई भी प्रोटेस्टर यहां पर नहीं पहुंचे। लेकिन अभी अभी सूचना मिल रही है कि जो राष्ट्रपति भवन का पिछला हिस्सा है वहां से कुछ प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एक बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है फोर्सेस का किया गया है ताकि उन लोगों को वहीं पर रोका जा सके। इस बात की लगातार सूचना मिल रही थी, प्रोटेस्टर की तरफ से भी कहा जा रहा था कि
जितने भी बड़े नेताओं के घर और आधिकारिक आवास हैं वहां पर जो है आज धरना दिया जाएगा, वहां पर दबिश दी जाएगी ताकि एक मैसेज जो है वो दिया जा सके कि जो गवर्नमेंट है वो अब यहाँ पर काम करने लायक नहीं है, इस गवर्नमेंट को हटना होगा। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला सरकार ने लिया वो युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से काफी मिस इन्फॉर्मेशन है जो वो फीड की जा रही थी। लेकिन यहाँ के लोगों का, जो युवा है खासकर, उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया एक माध्यम था जिससे वो करप्शन के उन चार्जेस को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे सरकार के खिलाफ। लेकिन अब जब इसको बैन करने की बात आ गई तब इनका ये मानना है कि ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि सरकार एक साजिश के तहत उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश कर रही थी। यही वजह है कि अब जो है ये प्रोटेस्ट एक अलग लेवल पर चला गया है। कल जो सिविक अनरेस्ट हुआ था इसमें प्रोटेस्टर्स जो हैं 19 लोगों की मौत हुई थी, कई सैकड़ों लोग युवा जो है उसमें घायल हो गए थे। उसके बाद अब अगले दिन उन 19 युवाओं की मौत का हिसाब कौन देगा, इस बात को लेकर ये प्रोटेस्ट आज बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया। काठमांडू में जहां पर भी हम जा रहे हैं, जिन जिन इलाकों का हमने दौरा किया, छोटी से छोटी गली हो या फिर बड़े से बड़ा मुख्य रास्ता, हर जगह पर प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं और प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग की जाती है। जो भी एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर होता है, कोई भी बड़ा सरकारी भवन यहाँ पर होता है, तो उसको यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करने के साथ साथ कोशिश की जाती है कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो यहाँ पर रोका जा सके। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लेयर है, पहले श्रीलंका नेपाल जो पुलिसकर्मी है उनकी, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की एक लेयर यहाँ पर बनाई गई है। कंटीले तारों से इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया। और उस तरफ आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्टर जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वो किसी भी तरह से उस एस्टेब्लिशमेंट, उस भवन तक पहुंच पाए और एक दबाव जो है वो सरकार पर बनाया जाए। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले एक खबर आई थी, चक्रपात एक इलाका है, वहां पर भी एक बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हुए। वहां पर बताया जाता है कि किसी नेता का कोई शॉपिंग मॉल है उसको टारगेट वहां पर किया गया। सबसे बड़ी बात यहां पर जो आज के प्रोटेस्ट में देखने को मिली, जो निशाने पर है इन युवा जेनजी प्रोटेस्टर्स के, वो है पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन। छोटे से छोटा पुलिस बूथ से लेकर बड़ी से बड़ी पुलिस चौकी तक यहां पर छोड़ी नहीं जा रही है, उसको लूटपाट की जा रही है, उसमें आगजनी की जा रही है, उसे तोड़ा जा रहा है। और इस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट जो है वो उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आप एक बार फिर देखिए तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सेंसिटिव इलाका है महाराजगंज का, इसलिए इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। लेकिन आप देखिए उस तरफ यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांग सिर्फ एक है कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस सरकार को जाना होगा, फ्रेश इलेक्शंस यहाँ पर करवाए जाने चाहिए और ऐसी सरकार का चयन यहाँ पर किया जाना चाहिए जो युवाओं की योजनाओं को, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सरकार जो है वो चला सके। अब जो सरकार यहाँ पर है उसको लेकर लगातार सिस्टम जो है उसमें करप्शन की बात की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी तादाद में युवाओं का जो गुस्सा, जो है आक्रोश, वो उमड़ा है। और देखिए कुछ और खबरें आ रही हैं। एक तो हमने आपको दिखाई तस्वीर, जो आप टॉप लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो व्यक्ति भाग रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, वो नेपाल का वित्त मंत्री बताया जा रहा है। तो इतना गुस्सा लोगों में सरकार के खिलाफ है। दूसरा ये भी है, गुस्सा पुलिस के खिलाफ भी निकल रहा है, क्योंकि पुलिस की गोली से ही ये 19, एक कोई कह रहा है, कोई कहीं से संख्या 21 आ रही है, इतने नंबर में आंदोलनकारियों की जान गई है। तो पुलिस का जहां भी निशान दिखाई दे रहा है, लोग वहां पर आग लगा दे रहे हैं। थाने, चौकियां, अभी एक खबर आई कि अगर कोई पेट्रोल की गाड़ी में भी, पुलिस पेट्रोल की गाड़ी में अगर दिखाई दे जाते हैं पुलिस वाले, तो उनको उतार कर गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर है। और मोनिका हमारे साथ, मोनिका सिंह जर्नलिस्ट हैं काठमांडू से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो आपको वहाँ का इस वक्त का हालात जो है, क्योंकि वो वहाँ से बैठकर तमाम अपने सोर्सेस से बात करके एक रियल पिक्चर आपके लिए बता रही हैं कि पर्दे के पीछे भी क्या चल रहा है। मोनिका, ये सरकार तो गई, ये तो अब तय है। अब सबके मन में ऑब्वियस सवाल ये है कि इससे आगे क्या होगा। देखिए अब आगे तो अभी सरकार रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, तो अब स्वाभाविक रूप से जो भी राजनीतिक दल है, अभी आपको पता भी चला होगा, जो रासपा करके एक दल है, राजनीतिक दल है, उन्होंने सामूहिक रूप से राजीनामा भी दिया हुआ है। रासपा ने भी सामूहिक रूप से राजीनामा दिया हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने राजीनामा, सांसद लोगों ने राजीनामा दिया है। और केवल काठमांडू पे नहीं, नेपाल में हर जगह पे इस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साथ साथ में हर सरकारी भवन, नेता के घर,
हर जगह पे ऐसे ही तोड़फोड़ हो रहे हैं। तो अब सब लोगों को एक जगह पे रह के कुछ ना कुछ निष्कर्ष तो देना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से आपने बताया था कि सेना के साथ बात हुआ है, सेना के साथ भी अगर गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली जो आने वाला गवर्नमेंट है वो बात करेगा, या फिर ये जीएनजी पूछता है उनसे भी बात करने की बातचीत हो रही है। फिलहाल अभी एग्जैक्ट यही होगा ये मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि रिसेंटली कुछ मिनट पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया है। थोड़ा जो हालत है नेपाल के, ये हालत कितना संयमित होता है शाम तक वो भी देखना पड़ेगा सबको। उसके बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि क्या होगा। लेकिन बात अर्ली इलेक्शन की भी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे सांसद लोगों ने रिजाइन दिया है, तो अर्ली इलेक्शन पे भी जा सकता है। लेकिन अर्ली इलेक्शन में जाने के लिए क्या नेपाल अभी रेडी है?